हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम। देश को आजाद 70 साल से ज्यादा का समय हो गया और इतने सालों में अलग अलग सरकारें आ चुकी हैं। जो पार्टी सत्ता में होती है वो महंगाई के मुद्दे पर बचती नजर आती है, वही जो दल विपक्ष में होता है वो महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरता हुआ ही दिखता है। जी हां, आज प्राइम टाइम में हम बात करेंगे कि किस तरह से तेल की कीमतें और रोजाना की वस्तुओं के मूल्य बढ़ते जा रहे, दाम चढ़ते जा रहे, लेकिन सरकार की तरफ से इसको लेकर अलग ही तर्क दिए जा रहे हैं। महंगाई ने बढ़ाई मुसीबत, उस पर पेट्रोल का शतक। क्या खाएं क्या बचाएं, आम आदमी कैसे जी पाए। साल 2010 में एक गाना सुपर हिट हुआ था। वो गाना था महंगाई डायन खाए जात है। इस गाने ने तत्कालीन सरकार को महंगाई को लेकर कटघरे में खड़ा कर दिया था। वर्तमान हालात में यह गाना फिर से आम लोगों की जुबान पर चढ़ गया और सोशल मीडिया के मंत्रियों के पुराने बयान वायरल हो रहे हैं। इसके साथ पीएम मोदी के उस बयान की भी खूब आलोचना हो रही है जिसमें वो मनमोहन सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेर रहे हैं। प्रधानमंत्री की डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बन सकता है। ये पीएम मोदी का बयान हम आपको यूं ही नहीं सुना रहे। दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। भारत में महंगाई चिंता का सबब बनती जा रही है। लगातार बढ़ती महंगाई से लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है। स्थिति यह है कि हर माह किसी न किसी खाद्य पदार्थ के दाम तेजी से बढ़ जाते हैं। सब खाद्य पदार्थों में भी महंगाई बढ़ रही है। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं हरियाणा में तेल की कीमतों पर। हरियाणा पेट्रोल 98 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर, डीजल 89 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर। आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं कि कैसे तेल की कीमतें डिसाइड होती हैं। ऐसे तय होते हैं पेट्रोल के भाव। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हर रोज सुबह 6 बजे बदलाव होता है। पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन जोड़ा जाता है। दूसरी चीजें जोड़ने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम करीब 2 गुना हो जाते हैं। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं? इस आधार पर हर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। लगातार तेल के बढ़ते दामों से जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है। आज पेट्रोल के दाम एक बार फिर बढ़ गए। सरकारी तेल कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल का फैसला लिया, जहाँ की कीमतों में 18 लीटर की भारी बढ़ोतरी कर दी। वही डीजल की कीमत में हर लीटर पर 100 पैसे की कटौती की। हालांकि आम आदमी ने डीजल पर 100 पैसे घटाने को सरकार का एक मजाक माना है। क्या कर दिया, 16 पैसा घटा दिया और 28 पैसा पेट्रोल बढ़ा दिया। हाँ भाई, क्या कर रही है ये सरकार। उधर पलवल में भी महिलाओं ने महंगाई को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया। महिलाओं ने सरकार को घेरते हुए कहा कि उन्होंने बीजेपी सरकार को इसलिए वोट दिया था कि रोजाना की चीजों के दाम घटाए जाएंगे, लेकिन सरकार कीमतों पर काबू पाने में बिल्कुल असफल है। रसोई गैस के दाम बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। देश में महंगाई भी बढ़ती जा रही है। रसोई गैस के दाम सरकार ने 1 महीने में 25 रुपए बढ़ा दिए हैं। आज गैस सिलेंडर 836 रुपए का मिल रहा है। रसोई गैस के दाम बढ़ने से हम महिलाओं का रसोई का बजट बिगड़ गया है। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर इन दिनों बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होती हैं। बीजेपी नेता सुभाष बराला ने इसका बचाव करते हुए कहा कि टैक्स के विकास कार्य किए जाएंगे। देखिए, ये बात मैं नहीं बता सकता और ना जिस प्रकार की व्यवस्था है डीजल और पेट्रोल के रेट की वो कोई बता सकता है। मैंने एक बात कही है
कि डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ते हुए, चाहे हम सत्ता में हैं चाहे विपक्ष में, किसी को अच्छे लगते नहीं है। इतना प्रदेश के लिए व्यवस्था में पैसा चाहिए, उतना पैसा आए, ये हर सरकार की प्राथमिकता रहती है। जहाँ 2014 से पहले तत्कालीन मनमोहन सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा था, अब वही इसी को लेकर सरकार पर विपक्ष हमलावर है। अब आरोप प्रत्यारोप का ये दौर तो चलता ही रहेगा। ऐसे में आम आदमी सभी पार्टियों से एक ही सवाल पूछ रहा है कि वो किस पर भरोसा करे, क्योंकि सरकारें आती है, झूठे वादे करती हैं और आम आदमी हमेशा ठगा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तेल की धार कम करो सरकार, लगातार लोग ये कहते हुए पूछ रहे हैं, बताइए अच्छे दिन कब आएंगे। तेल की कीमतें निकट भविष्य में कम होंगी या नहीं होंगी, ये जानने के लिए आइए पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ प्रदीप मिश्रा हैं, मार्केट एक्सपर्ट है। आप मिश्रा जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में आपका। डॉक्टर राकेश कुमार हैं, प्रवक्ता बीजेपी। डॉक्टर राकेश, बहुत स्वागत है आपका भी। और मुकेश मल्होत्रा है, प्रवक्ता कांग्रेस। सर, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। शुरुआत आपसे कर लेते हैं डॉक्टर राकेश, तेल की कीमतें कब कम होंगी? नमस्कार अनामिका जी। नमस्कार सर। ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं और ये बात बार बार भी हो रही है। हाँ। कि जो तेल की कीमतें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों से ही निर्धारित होती हैं। ठीक है। और जब से WTO आया है, जब से हमने वो ट्रीटी साइन की है, तब से ही इंटरनेशनल मार्केट से ये प्राइस का फ्लक्चुएशन हमेशा ये रहा है। और आप देखिए कि जो कंपनियां, तेल कंपनियां हैं, वो पूरी तरह से फ्री हो गई थी जी। और इसमें मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी डेली कंजम्पशन है, वो कंजम्पशन को मद्देनजर हम देखेंगे तो हमारी 3 मिलियन बैरल यानी 30 लाख बैरल की जो प्रतिदिन की हमारी खपत है। हाँ। और पीछे एक स्ट्रेटेजिक जो स्टोरेज हमने पेट्रोलियम रिजर्व रखने की बात हुई थी, उसमें कांग्रेस की सरकारों ने लगभग अपने 60 साल के शासन के अंदर केवल और सिर्फ केवल 12 या 13 दिन का स्टॉक करने की कैपेसिटी, पेट्रोलियम रिजर्व रखने की कैपेसिटी 36 मिलियन बैरल जो स्टॉक की कैपेसिटी अपनी बना पाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इससे अभी आते ही हमारा ये लक्ष्य है कि 125 लाख मीट्रिक मिलियन टन जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़े, और इससे हम अपने सारे जो ये सारी दिक्कतें इसके कारण हो रही हैं, क्योंकि हमारा रिजर्व अभी तक छठा जो भी जी के नेतृत्व में, अभी पादुर कर्नाटका में, चंडीगढ़ उड़ीसा में, बीकानेर राजस्थान में, राजकोट गुजरात में, सभी के ऊपर काम चल रहा है और वो रिसेंटली जल्दी ही पूरा होगा। और भारत की कैपेसिटी 12-13 दिन की बजाय स्टोरेज जो रिजर्व, पेट्रोलियम रिजर्व रखने की कैपेसिटी है, वो 90 दिन के आसपास से 100 दिन तक की हो जाएगी। और उससे हम अपनी फ्लक्चुएटिंग प्राइस के कारण जो 10-12 दिन में हमारा स्टॉक खत्म हो जाता है, रिजर्व जो खत्म हो जाता है, उसको हम काबू पा सकेंगे। तो इससे हमें और उल्टा और फायदा और होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मूल कारण है जो प्राइस फ्लक्चुएशन का भारत के अंदर, उसके ऊपर सीधा स्ट्राइक किया है और उस रिजर्व को, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ाने के लिए अपनी कार्रवाई पहले से ही शुरू कर दी। तो इसमें अब जो पहले से काम किया हुआ है, जो कांग्रेस की सरकारों ने जो 60 साल तक राज किया, और राज में बस वो नशे में सत्ता के नशे, ऐसा आधार नहीं बनता, क्योंकि ये उन्हीं का किया धरा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो उनके किए हुए गड्ढों को भरने का काम कर रही है और आने वाले समय में अपने भारतीय नागरिक को हर प्रकार की महंगाई से, हर प्रकार के नुकसान से, आप ये भी जानते हैं कि कोरोना काल के अंदर बहुत ज्यादा पैसों की भी जरूरत है, फंड की भी जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को भी पैसों की जरूरत है। बिल्कुल आपकी विवशता हम समझ रहे हैं, लेकिन लोगों को भी जरूरत है। ठीक है सर, लंबा वक्त हो गया। मुकेश मल्होत्रा जी बोलिए। बात ये करना चाहूंगा, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में थी
उस समय जब सारे मापदंड यही हुआ करते थे, चाहे इंटरनेशनल स्तर पर प्राइसेस को तय करने का, हो या उसमें टैक्सेस को या एक्साइज ड्यूटी को ऐड करने का हो, जब भी दाम इंक्रीज होते थे तो भारतीय जनता पार्टी उसके विरोध में बहुत अच्छे और तकड़े प्रदर्शन किया करती थी। वो उनकी बात चलो हम राजी रही, उस समय टैक्स भी कम कर मिलने चाहिए, मगर जिस कारण से वो सत्ता में आए, महंगाई के विरुद्ध लड़कर जब वो सत्ता में आए तो अब वो उस बात को भूल गए कि हम तेल की कीमतों के विरोध में या महंगाई के विरोध में हम प्रदर्शन करके सत्ता में आए हैं। तो उनका अब यहाँ पर ये दायित्व बनता है कि आप जनता को राहत पहुंचाइए। उस दायित्व पर सर एक सेकंड रुकिए मुकेश जी, पॉइंट टू पॉइंट क्यों ना आज बात कर ले। आप रुक जाइए एक सेकंड रुकिए मुकेश जी, मुझे अगर सुन रहे हैं तो हम क्यों ना पॉइंट टू पॉइंट बात कर ले। बिल्कुल सरकार का दायित्व बनता है और ये महंगाई सरकार ने ही कम करना है, लेकिन जो वो तर्क दे रहे हैं इसके पीछे, उससे आप कितना सहमत हैं? और अगर आपको लगता है कि सरकार चाहे तो कर सकती है तो कैसे कर सकती है वो बताइए ना, वो बताइए इन्हें। मैं उनको यही बात, आप अपनी उसमें से एक्साइज ड्यूटी दूसरे टैक्सेस, जिस प्रकार आप पहले विरोध प्रदर्शन में कहा करते थे कि केंद्र सरकार को ये काम करना चाहिए, अब वो उनके तर्क सारे कहाँ गए? अब उन्हीं तर्कों को आधार लेना चाहिए ना। आप अपने टैक्सेस कम कीजिए, या जो भी जनता के विरुद्ध आप तेल इंक्रीज कर रहे हैं आप उनको कम कीजिए। सवाल लिख लीजिएगा डॉक्टर राकेश। बात मैं कहना चाहूंगा, जो हमने अभी कोरोना काल की, मैं जस्ट अपनी बात पूरी कर लूं। आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं उन्हें कह रही हूँ आपका सवाल नोट करने के लिए। लोग आज इस कोरोना काल में अनएम्प्लॉयड भी बहुत ज्यादा हुए हैं, लोगों के बिजनेस भी खत्म हुए हैं। मीडियम और जो छोटे व्यापारियों तकरीबन उनके बिजनेस बिल्कुल कम समाप्ति की ओर हैं, और दूसरी तरफ हम तेल और दूसरे खाद्य पदार्थों की कीमतों को बढ़ा रहे हैं। क्या ये तर्कसंगत है? इनको सरकार को इसमें चाहिए था, क्योंकि ये कोरोना काल है, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, लोगों के छोटे बिजनेस जा रहे हैं, जो मीडियम वर्ग है, जो गरीब तबका है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके पास खाने कमाने के लिए अपना साधन समाप्त हो गया है। तो इस समय तो बहुत ज्यादा आवश्यकता इस चीज की है कि हम सभी प्रकार के खाद्य हों, चाहे पेट्रोल हो या दूसरे प्रोडक्ट्स हों, उनकी कीमतों को कम किया जाना चाहिए। जो ये समय है कि आम जनता को राहत देने का समय है। इस समय जनता राहत मांग रही है। इस समय जनता यही नहीं सुने कि हमारे पास स्टॉक इतना है जो हम उसको ज्यादा कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। जनता को इमीडिएटली राहत चाहिए, और चाहे वो स्पेशल पैकेज के रूप में हो या और किसी सिस्टम के रूप में जो सरकार करना चाहती है। इस समय मुख्य मुद्दा है कि आम जनता को, गरीब जनता को, मीडिया को राहत दिया जाए। ठीक है, से राहत मिल सके। ठीक है प्रदीप मिश्रा जी, आम जनता को राहत कैसे दे सकते हैं? आप देख रहे हैं कि पैनल में एक खिड़की बढ़ गई है। हमारे साथ एक और मेहमान डॉक्टर शालिनी यादव, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद आप पैनल का हिस्सा बनी है, स्टूडियो में आई है, हालांकि लाइव आप जुड़ती रही हैं। आ रही हूँ मैं आपके पास प्रदीप जी से, जरा देख लेते हैं एक्सपर्ट की राय क्या है। राहत मिलेगी क्या लोगों को बढ़ती महंगाई से मिश्रा जी? देखिए, दो बड़े फैक्टर मेरे को यहाँ दिख रहे हैं। सबसे पहले जो क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो इंडिया के लिए बढ़ रहा है। वो बात और है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी इसके ऊपर टैक्स लगाती है। लेकिन ओवरऑल जो इम्पैक्ट मैं देख पा रहा हूँ वो क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, जिसके कारण लॉजिस्टिक भी बढ़ रही है। अगर प्राइस पेट्रोल के या डीजल के बढ़ेंगे तो इसी कारण लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी, और लॉजिस्टिक बढ़ेगी तो वो कमोडिटी के ऊपर सीधा इम्पैक्ट करती है, कमोडिटी के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो कोविड के कारण जो लॉकडाउन्स लगे, जिससे सप्लाई चेन काफी डिस्टर्ब हो गई है। तो रेगुलर सप्लाई का ना हो पाना और कांस्टेंट डिमांड का होना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके कारण कीमतों में एक इजाफा देखने को मिल रहा है। क्योंकि प्रोडक्शन तो आपकी उतनी ही हो रही है, प्रोडक्शन कम है लेकिन डिमांड आपकी पूरी है। तो वहां पर जो सप्लाई चेन पूरी तरह से बिगड़ी, कई जगहों पे लॉकडाउन होने के कारण आप देखेंगे तो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए व्हीकल्स को मूवमेंट के लिए अलाउ किया गया। कई स्टेट्स ने उसमें बैरियर भी लगाया गया। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव में आपने इसको अच्छे ढंग से देखा है, और फिर थर्ड वेव का जो डर है उसमें भी बहुत ज्यादा इस टाइम प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो सप्लाई चेन बिगड़ी है, क्योंकि मैन पावर पूरा काम नहीं कर रही है, तो वो सबसे बड़ा फैक्टर है। ये दो बड़े फैक्टर हैं, एक क्रूड ऑयल और एक सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन। ये रीजन है कि इसी कारण महंगाई कंट्रोल में नहीं गवर्नमेंट कर पा रही है। गवर्नमेंट चाह के भी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। और मेरे को अभी हाल फिलहाल में करीब महीने में अगर हम बात करें तो महीने में मुझे अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल होता हुआ नहीं दिख रहा है अभी मेरे को। ठीक है, डॉक्टर शालिनी, आपका क्या मानना है? सरकार को अब महंगाई के मोर्चे पर कहां खड़ा पाती है?
देखिए अनामिका जी, पिछले कुछ साल खास करके पैंडेमिक की वजह से ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में डिस्ट्रक्शंस हुए हैं जी। लॉकडाउन्स वर्ल्ड ओवर हुए हैं, सारे कंट्रीज में हुए हैं। कुछ कंट्रीज ने हमसे ज़्यादा बेहतर मैनेज किया है, जैसे जर्मनी वगैरह में, जिनकी आउटलुक ही बिल्कुल डिफरेंट है। उनके डेमोक्रेटिक सिस्टम्स जो है वो डिफरेंट है। गवर्नमेंट जिस तरह से उनके पास जो फंड्स थे, जिस तरह से उन्होंने डिप्लॉय किया है, चाहे आप सिंगापुर देखें, उन्होंने फेज्ड आउट लॉकडाउन्स किए हैं। और हमारा जिस तरह का लॉकडाउन हुआ है वो एकदम ब्लैंकेट लॉकडाउन था पहली बार भी। दूसरी बार हम लोग धीरे धीरे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं तो काफ़ी कुछ ऐसा था कि शायद हम लोग अपनी इकोनॉमी पे भी फोकस करके दूसरे तरीके के लॉकडाउन्स ला सकते थे जी, जो कि हमारे यहाँ पे ये पॉलिसी फेलियर रहा है। ये भी कहा कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया जितना बड़ा कंट्री है उस हिसाब से आप सिंगापुर वाले जिस तरह के पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये हमने शुरू से देखा पहले पैंडेमिक में भी कि एकदम जिसे कहते हैं नी जर्क रिएक्शन, एकदम से सब कुछ बंद कर दिया गया। तो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रप्शंस बहुत ज़्यादा हुई हैं, इसलिए इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो जो महंगाई जब इस स्टेज पे जब हम आ गए हैं तो ये एक मोमेंटम है। ये जिस तरह से चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, जिस तरह से अभी प्रदीप जी बता रहे थे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस और सप्लाई चेन की जो डिस्ट्रप्शन है वो हम फर्स्ट वेव से ही देख रहे हैं जी। तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत तो है, लेकिन अब एक तरीके से गवर्नमेंट एक बाइंड में आ गई है, एक उलझ सी गई है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। चलिए माफ कीजिएगा, सुखबीर तंवर भी हमारे साथ जुड़ गए। तंवर साहब बहुत स्वागत है, और एकदम आप अपनी बारी में ही जुड़े हैं, जैसे कि ठीक है जब बारी आएगी तब बोलूंगा। महंगाई के मोर्चे पर सरकार कहाँ खड़ी है और विपक्ष कहाँ? आज देश महंगाई की मार से त्राहिमाम है। आज जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने से हर प्रकार की जो जीवन में काम आने वाली सामान्य वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं हैं, उनके जिस प्रकार से दाम बढ़े हैं, निसंदेह केंद्र सरकार महंगाई रोकने में पूर्णतः विफल है। मैं 2014 का एक वाकया आपको याद दिलाऊं, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम कम हुए थे, उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था कि ये मेरी किस्मत है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम कम हुए हैं। आज जब क्रूड ऑयल के दाम ज्यादा हो रहे हैं कंपैरेटिवली, हालांकि उतने ज्यादा नहीं हुए हैं, और लेकिन जिस प्रकार से 100 से ऊपर देश के अनेक हिस्सों में पेट्रोल और 90 के ऊपर डीजल पहुंच गया है, तो आज क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी की किस्मत खराब है? ये इस प्रकार से बयान देके इस देश और प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते रहे, अतीत में भी किया और अभी भी कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों को छिपाने के लिए जिस प्रकार से मंत्रालय बदले गए, मंत्री बदले गए, अरे जब आपका इंजन ही खराब है, डब्बे बदलने से कुछ नहीं होगा। आज इस देश की जनता को, महंगाई से त्रस्त जनता को राहत दिलाने का काम सरकार को करना चाहिए, ना कि जीडीपी जब बहुत नीचे जा चुकी है और जिस प्रकार से भारी भरकम सरकार के जो हमारे देश के करदाताओं से एकत्रित जो पैसा है उसको किस प्रकार से मंत्रिमंडल पे लुटाया जा रहा है, इससे निसंदेह दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। सरकार को अपनी इन भोग विलासिता से बाहर आके आम जन के लिए सोचना चाहिए किस प्रकार से महंगाई से सामान्य आदमी पिस रहा है। राकेश, लेकिन जो भी कुछ मेरे को ध्यान में आया है, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जो ये बात कह रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी ने ये कहा था कि मेरी किस्मत अच्छी है कि अंतर्राष्ट्रीय जो क्रूड ऑयल के प्राइस कम है, तो मैं इनको एक बात बताना चाहता हूँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भी काम किया है उसको पूर्ण रूप से जो उसकी जड़ में जा करके काम करने का प्रयास वो करते हैं। जिस प्रकार से धारा 370 को और 3 तलाक के मसले को जड़ से ही उखाड़ दिया, इसी प्रकार से मैं आपको ये बात बता रहा था कि 125 लाख मिलियन टन स्टोरेज रिजर्व, पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया था। जो कांग्रेस की सरकारों ने पहले बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं देखा, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस ने जो अपने आम जन के जीवन के अंदर जो गड्ढे खोद रखे हैं
उनको पूरा करने का सर काम दूसरे भी कार्यकाल में भी आदरणीय पहला नरेंद्र मोदी जी कैबिनेट को विस्तार करना हो गया है अभी आप लोगों का। अभी गड्ढों की क्या बात आप कर रहे हैं? मैं प्रदीप मिश्रा जी की बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि आप टैक्स नहीं लेंगे तो विकास कार्यों को आप कहाँ से करेंगे। बिल्कुल इससे भी इत्तेफाक रखती हूँ, वैश्विक महामारी का असर पड़ा है, क्रूड ऑयल की कीमतों का भी असर पड़ा है। मैं इन तमाम बातों को मानती हूँ, लेकिन उसके बाद भी अंत में राहत तो आप लोगों को ही देनी है ना। आप कुछ तो बताएंगे सर कि कर क्या रहे हैं, कब महंगाई कम होगी। अनामिका जी, मैंने आपको बताया कि 125 लाख मिलियन टन का रिजर्व का काम चल रहा है, वो जल्द से जल्द पूरा होगा। और भारत के पास भी, जैसे चाइना के पास, जापान के पास जो ऑयल रिजर्व है वो लगभग जो है ना 50 दिन का है, तो भारत ये चाहता है कि इनसे भी ज्यादा रिजर्व हमारे पास रहे और हमारी जनता को। सर पहले कीमतें स्थिर तो कीजिए, पहले कीमतें स्थिर तो कीजिए। दूर के ढोल सुहावने, आप रिजर्व रहने की बात कर रहे हैं कि हम रिजर्व रखेंगे बाकी देशों की तरह। बात बता रहा हूँ पहले आप ठीक है, आप कम नहीं कर पा रहे, कम से कम स्थिर तो कर दीजिए कि जहां अभी है ग्राफ पे वही रुक जाए। प्रदीप मिश्रा जी, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। ये बहुत टफ लग रहा है, लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस मुझे बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा नहीं इस पे कर पाएगी, क्योंकि यहाँ जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो पूरा सिस्टम करीब करीब कोलैप्स हो गया था। बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही, तो वो बहुत ज्यादा कोलैप्स कर गया। और वहां पर इससे कंपैरिजन में गवर्नमेंट को हेल्थ सर्विसेज के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ा है, सब्सिडीज गवर्नमेंट को देनी पड़ी है। तो गवर्नमेंट को वहां पर भी उसको स्मूथ करने के लिए, आम आदमी को एक नॉर्मल पटरी पे लाने के लिए गवर्नमेंट को वहां पे भी काम करना है। मान लीजिए अब हेल्थ सर्विसेज के ऊपर गवर्नमेंट काम नहीं करती उस स्टेज के ऊपर, तो कुछ मजबूरियां अगर गवर्नमेंट की है तो लोगों के पास भी तो मजबूरियां हैं, जॉब नहीं है, पैसे नहीं है। बिल्कुल ठीक है आपके पास, लेकिन देखिए गवर्नमेंट तो चलानी तो उन्हीं को है। टैक्स कलेक्शन तो गवर्नमेंट का सोर्स क्या है, गवर्नमेंट किस बेस के ऊपर काम करती है? गवर्नमेंट का सोर्स ही टैक्स कलेक्शन है। जब टैक्स कलेक्शन नहीं होगा तो गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट को ऊपर से अपने रिजर्व्स में से सब्सिडीज वगैरह हेल्थ फैसिलिटीज पे काम करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन ही यही बचता है। गवर्नमेंट हिसाब से काम कर रही है, मतलब तो इसीलिए मैंने कहा कि मेरे को अभी कम समय में बहुत ज्यादा राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कम समय में ज्यादा राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, फिर आप कैसे दावा कर रहे हैं कि आप जल्दी महंगाई से निजात दिला देंगे? राकेश जी, डॉक्टर राकेश। हेलो जी, आपका प्रश्न मेरे को समझ कैसे राहत दिला देंगे? कम समय में ज्यादा राहत प्रदीप मिश्रा को, मार्केट एक्सपर्ट्स को नहीं नजर आ रही, आपको कैसे नजर आ रहा है वो बताइए, या सिर्फ लोगों को साथ लेकर चलने के लिए कह दे रहे हैं कि कर देंगे, कम कर देंगे? जब सामान्य परिस्थितियां रहती हैं तो उसमें काम बहुत ही स्पीड से हो पाता है। अब कोरोना काल के अंदर जो भी काम चल रहे हैं उनके गति के अंदर सभी में धीमा बनाया, और उसके कारण जो हम ये काम शुरू किया, इसको अभी समय थोड़ा सा 5-6 महीने का और लगने वाला है। 5-6 महीने सर? इसमें मेरी बात सुनिए, जो बात मैं कह रहा हूँ तो उस बीमारी को जड़ से ही खत्म करने की बात है। दूसरी बात, कोरोना के लिए जो भी टैक्सेस जो भी सरकार के पास आ रहा है वो अपने लोगों का जीवन बचाने के लिए भी इस्तेमाल करता है। आप ये भी देखिए कि इसी दौरान भारत ने 2 वैक्सीन अपने यहाँ पर बनाई हैं और आत्मनिर्भरता हासिल की है। कोरोना को टैकल करने के लिए आत्मनिर्भरता हासिल की है और विदेशों में भी वैक्सीन को हम भेज पा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार के पास ये बात ठीक है। अभी आप एक्सपर्ट से बात कर रहे थे कि भाई टैक्सेस हैं, हमारी सरकार के पास क्या साधन तो टैक्सेस ही है, तो वो इसमें, और उसके बाद कोरोना के लिए असामान्य परिस्थिति। ये मार्केट एक्सपर्ट कहते ठीक लग रहे हैं सर कि सरकार के पास क्या साधन है, साधन टैक्सेस ही है, उसमें कोई दो राय भी नहीं है, वो गलत नहीं कह रहे, लेकिन ये कहते हैं आप ठीक नहीं लग रहे, आपके पास क्या साधन है, केवल आपको यही नहीं देखना है सर, मेरे पास क्या साधन है, आवाम के पास क्या साधन है, वो भी तो आप देखेंगे। अपने लोगों के जीवन को बचाए रखने के लिए जो 35,000 करोड़ रुपए का वैक्सीनेशन के लिए भी पैसा दिया गया है, तीसरी लहर की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी 23,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, क्योंकि 20 लाख करोड़ से पहले दिया जा चुका है, 6.5 लाख करोड़ के आसपास 80 करोड़ भारतीयों के लिए जो राशन का जो प्रावधान जो सिस्टम है नवंबर तक बढ़ाया गया है, उसमें खर्चा होता है, उसमें भी पैसा लगता है। तो सरकार ने अपने लोगों के जीवन की रक्षा के लिए मुकेश मल्होत्रा जी जो प्राथमिकता बनी है, ठीक है सर, हो गया, आप रिपीट कर रहे हैं आप। मुकेश जी जल्दी बोले। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो बीजेपी सरकार कांग्रेस को कोस कर सत्ता में आई, वो अभी भी कांग्रेस को कोस रहे हैं। इस समय उनको ये चाहिए कि कांग्रेस को मत कोसें,
जो इस समय काम करना है, इमीडिएट रिलीफ टू द पीपल ऑफ द कंट्री चाहिए। उनको आंकड़े नहीं चाहिए, उनको स्टॉक नहीं चाहिए। जो लोगों की जनता है, अब उनको चाहिए कि उनको रोजगार जल्दी मिले, उनको सस्ते रेट्स पे तेल, गैस और खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो, ताकि जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी है वो चला सकें। इमीडिएटली रिलीफ सरकार को पैकेज के रूप में, चाहे वो सब्सिडी लोगों को जिस प्रकार से दे रहे हैं वो दें, या और जो भी उन्होंने वो कह रहे हैं कि हम इसका स्टॉक बना रहे हैं, उसको आप अपना स्पेशल पैकेज के रूप में उसको स्टॉक बनाइए। जो टैक्सेस है उसको आप कम कीजिए, चाहे उसको स्पेशल पैकेज अपने पास से आप दे दीजिए। मतलब तो लोगों को ये है, ये साल जो है लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट ईयर है। ठीक है, और इस साल का उन्होंने ब्यौरा बता दिया कि 5-6 महीने और लगेंगे। हम ऑलरेडी 7वें महीने में हैं इस साल के। इस साल के 7वें महीने में ऑलरेडी हम हैं। उन्होंने बताया 5-6 महीने। सर एक सेकंड, आप लोग यही चाह रहा हूँ, मेरे से अलग क्या कह रहे हैं? मुकेश मल्होत्रा, आप मेरे से अलग क्या कह रहे हैं? मैं इस बात को कहना चाहूँ कि लोगों को इस समय आंकड़े नहीं चाहिए। हाँ, लोगों को इस समय आंकड़े नहीं चाहिए, लोगों को इस समय स्टॉक नहीं चाहिए, लोगों को रिलीफ चाहिए। सरकार किस प्रकार से देश की जनता को रिलीफ दे सकती है वो लोगों को चाहिए, और उसके लिए इमीडिएट, चाहे वो किसी पैकेज के ऐलान के रूप में करे या किसी और टीके के रूप में करे, सरकार का काम है। जिस प्रकार वो कांग्रेस को कोसते हुए सरकार में आए हैं, अब कोसना बंद करके लोगों की दिक्कतों को दूर करें, और जो भी उनके लिए परेशानियां आ रही हैं उन सब को दूर करना ये सरकार का काम है। और यही आज की सबकी जरूरत है, वो होनी चाहिए। अनामिका जी, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि जो तेल हम नेपाल को निर्यात करते हैं, भारत सरकार, वहाँ नेपाल में जो कीमतें हैं तेल की वो हमारे से आधी हैं। यानी कि टैक्स के रूप में हम नेपाल से कहीं बहुत ज्यादा आगे हैं, जो वहाँ कीमत आधी है। यानी कि हम अपनी जनता को पूर्णतः निचोड़ रहे हैं। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय थे वो 6-7 महीने की बात कर रहे थे। मैं पूछना ये चाहता हूँ, क्या 7 साल इन चीजों को ठीक करने के लिए काफी नहीं थे? और अभी जो टीकाकरण की महोदय ने बात करी, मैं पूछना तो मुझे लगता है 2 साल बोलिए, क्योंकि कोरोना 2 साल से ज्यादा परेशान कर रहा है। इसके अलावा मैं पूछना ये भी चाहता हूँ कि भारत के किस वैज्ञानिक का इस टीके के निर्माण में योगदान है? कृपया इस देश और प्रदेश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से नहीं, किस टीके की आप बात कर रहे हैं? कोवैक्सीन, कोविशील्ड की? मैं कोविड के टीके की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं कोविड के ही टीके की बात कर रही हूँ सर। को बरगलाने की बात करते नहीं, एक सेकंड, ये बात बदल गई। 1 मिनट दूंगी बस इस बात को, क्योंकि वैज्ञानिकों पे बात आ गई नहीं तो ये महंगाई पे मुद्दा है नहीं, लेकिन जब वैज्ञानिकों पे बात आ गई तो 1 मिनट में इसको दूंगी। आप क्या कोवैक्सीन और कोविशील्ड को चैलेंज कर रहे हैं तंवर साहब, या स्पुतनिक की बात कर रहे हैं? जी सर, कोवैक्सीन या कोविशील्ड टीका की बात कर रहा हूँ अनामिका जी। इनेलो के मुताबिक ये भारत के टीके नहीं है। सभी टीका की बात कर रहा हूँ अनामिका जी। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि भारत सरकार का किसी भी टीके के निर्माण में क्या योगदान है, और भारत के वैज्ञानिकों का क्या योगदान है इस देश और प्रदेश की जनता को? सर, वैज्ञानिकों को बख्शिए, महंगाई पर आइए। जब महंगाई पर आप लोग लौट जाएंगे मैं लौटूंगी। और डॉक्टर शालिनी आपके साथ यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हमें जाना पड़ेगा। नहीं, तेल की धार कम करो सर। डॉक्टर शालिनी, पक्ष विपक्ष दोनों को सुना आपने, किसकी गंभीरता ज्यादा नजर आ रही है महंगाई कम किए जाने को लेकर, या जो मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वक्त तो लगेगा और ये जनता को समझना होगा? देखिए अनामिका जी, पक्ष विपक्ष इसके ऊपर राजनीति करेंगे ही, क्योंकि इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है, राजनीति वैक्सीन तक पहुंच गई। महंगाई हमेशा एक बहुत बड़ा मुद्दा रही है। यूपीए की गवर्नमेंट 2014 में जो गिरी थी वो भी महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था इसको लेके, और जो इस वक्त हमारी सेंट्रल लीडरशिप है उसका पूरा फोकस भी रहा है कि इन्फ्लेशन को किसी तरीके से, महंगाई को कम करके रखें। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हालात ही जो हैं, जिस तरह से इकोनॉमीज दुनिया की जिस तरह से चली हैं कोविड की वजह से, उसका भी बहुत इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ा है। अभी क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल इकोनॉमीज, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, वो खुल गई और वो अपने रेगुलर ग्रोथ के डायनामिज्म पे आने लग गई हैं। तो उनकी तरफ से एक पुश आ रहा है, तो वो आगे बढ़ रही है, लेकिन हम लॉकडाउन के फेज में। पहली चीज ये है। दूसरी ये है कि जो हमारे एडिबल ऑयल है, खाने के तेल है, उसका हम
उसको हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसके प्राइसेस भी बढ़े हुए हैं, इसलिए फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ है। अभी गवर्नमेंट ने एक स्टेप जरूर लिया है कि पाम ऑयल के ऊपर कस्टम्स ड्यूटी जैसे उन्होंने कम की है, लेकिन जहां तक डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, टैक्सेस के ऊपर बार बार ये आ रहे हैं, तो डायरेक्ट टैक्सेस सीधी सी बात ये है कि जब इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे आ गई, जब कुछ हुआ नहीं, डायरेक्ट टैक्स जब लोगों के पास काम नहीं हुए, अर्निंग्स नहीं हुई, तो टैक्स कलेक्शन ऑब्वियसली गवर्नमेंट का कम हुआ है। तो गवर्नमेंट को, कोई भी गवर्नमेंट हो, उस वक्त वो वही एक चीज रूट यूज करेगी कि पेट्रोल के थ्रू, फ्यूल प्राइसेस के थ्रू अपने कॉफर्स को, अपनी ट्रेजरी को मजबूत रखे, क्योंकि वेलफेयर स्कीम्स भी चलानी होती है गवर्नमेंट को अपना भी काम करना। लेकिन जब हम फ्यूल की कीमतों की बात करते हैं तो केवल फ्यूल की कीमतों की बात नहीं करते, ट्रांसपोर्टेशन महंगा, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है। अब तो दूध, फल, सब्जियां सब कुछ महंगा है। ऐसे में क्या करें? हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब ऐसी महामारी आती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा ऐसे उथल पुथल हो जाता है। उस सबका में केवल गवर्नमेंट अपना सोच रही है क्या कि कहां से आए तो हम लगाएं? आप सब्सिडी दे रहे हैं तो आप लेके दे रहे हैं, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट नाम की भी कोई चीज है या नहीं है? देखिए, ये एक बड़ी आयरनी सी चीज लगती है कि अगर आप देखें तो पैंडेमिक के दौरान इंडिया के जो टॉप 1% सबसे अमीर लोग हैं, इस वक्त वो इंडिया की लगभग 40.5% धन के या वेल्थ के ऊपर, वेल्थ उनके पास है, सिर्फ टॉप 1%। और पैंडेमिक के दौरान ये दिखाया गया है किस तरह से इनकी इनकम्स में बहुत इजाफा हुआ है, जबकि जो मार है वो लोअर क्लास या गरीब लोगों के ऊपर ज्यादा पड़ रही है। एक तरफ तो हमारी ये सिचुएशन है, दूसरी तरफ हमारी ये सिचुएशन है कि सरकार कहती है डायरेक्ट टैक्सेस हम इन्हीं लोगों से लेंगे। टैक्सेस का जहाँ तक सवाल आता है, वहाँ पे मेरा ये मानना है कि जिस तरह अमेरिका के ऊपर भी, अमेरिका में भी ये बात बहुत चलती है, डेवलप्ड नेशंस में भी, हमारे यहाँ पे भी बात होती थी, लेकिन उसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ कि क्या जो सुपर रिच है उनके ऊपर एक्स्ट्रा वेल्थ टैक्स होना चाहिए। और इस चीज के ऊपर आके हमेशा हम लोग देखते हैं कि चुप्पी साधी होती है हमारी गवर्नमेंट से, कि अगर हम एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट होने की बात करते हैं तो हम नाम के लिए सोशलिस्ट गवर्नमेंट जरूर है, लेकिन हमारा जो बैंक है वो कैपिटलिज्म। मिश्रा जी, आपकी राय? देखिए, बिल्कुल शालिनी जी ने ठीक कहा कि हमें टैक्स के जो टैक्सेस हैं क्रूड ऑयल के ऊपर, गवर्नमेंट को मेंटेन करना पड़ेगा, उसके सिवाय कोई ऑप्शन इससे नजर नहीं आ रहा। और यहाँ पे अदर फैक्टर्स के थ्रू गवर्नमेंट की कोशिश जारी है, पर वो अदर फैक्टर्स जो मतलब जो हालिया नीति है वो वर्तमान में अगर कारगर नहीं है तो पॉलिसी गवर्नमेंट उस पर वर्क कर रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जिस हिसाब से रेट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इंपोर्ट ही करना है, तो गवर्नमेंट इथेनॉल पे भी पैरेलली वर्क कर रही है, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी पैरेलली वर्क कर रही है। हाँ। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है, ये बटन दबाया और काम हो गया वो नहीं है। तो गवर्नमेंट पैरेलली इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। और ये इंटरनेशनल मार्केट से इन्फ्लुएंस्ड है, ये सिर्फ इंडिया में ही प्राइस का इम्पैक्ट नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड इम्पैक्ट है। तो इस कारण से इंडिया को भी ये फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि अब इकोनॉमी सिर्फ स्टेट इंडिया के ऊपर नहीं चल रही है, मतलब कंट्री के ऊपर नहीं चल रही है, वो ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है। तो दूसरी कंट्री में भी अगर कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट भी इंडिया एटलीस्ट लोगों को बताए तो आवाम को पता होना चाहिए कि रोजाना सुबह अगर तेल की कीमत बढ़ जा रही है, तेल के दाम बढ़ जा रहे हैं, शाम तक दूसरी चीजें बढ़ जा रही हैं, तो कम से कम लोगों को बताए तो कि पाइपलाइन में हम ये काम कर रहे हैं, थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा वक्त लगेगा, हम चीजों को ठीक कर लेंगे। डिबेट के अलावा और किसी प्लेटफॉर्म से बातें निकल कर आ रही हो तो बताइए। देखिए, मैं कहूंगा कि अब ये बात तो खैर मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ तो मेरा बोलना लॉजिक पॉलिटिकल ले लेते हैं ना जवाब। राकेश जी, ये बात लोगों को भरोसे में लेने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, या बताने के लिए कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए, और वो थोड़ा वक्त कितना? जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर ने 2019 में अपना ऑयल फील्ड के अंदर सेल्फ रिलायंस की बात की थी। हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर के इसका हर तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सारे पहलुओं को देख करके इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट जो वाकया इसके अंदर है कि वो जो कोरोना का जो इशू बीच में आया और वो पूरे वर्ल्ड वाइड इसने अफेक्ट किया है, तो उसके कारण ये बहुत सारी चीजें अफेक्ट हुई। दूसरा, एक मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि जो इंडोनेशिया जहां से हम आयात करते हैं सारा तेल, हमारा लगभग 60% खाद्य तेल भी बाहर से आयात होता है। वो पीछे की सरकारों ने क्या किया उस बात को जाने दीजिए, उन्होंने कुछ किया होता तो अभी ये बात नहीं आती। लेकिन जो हमारी ईयर की रिक्वायरमेंट है
वो खाद्य तेलों की लगभग 24 मिलियन टन है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जब तक हम अपना रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, नयापन कुछ नहीं लेकर के आएंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन सरकार के कदम उठाने के बावजूद भी अब एग्रीकल्चर जो कानूनों के ऊपर, कृषि कानूनों के ऊपर जो बात आई है, उसमें इनेलो ने भी और कांग्रेस ने भी किसानों को एक तरह से हथियार छोड़ दीजिए प्लीज, मैं नहीं जा रही आज, महंगाई से अलग हटूंगी ना, किसान आंदोलन पर जाऊंगी ना वैक्सीन पर जाऊंगी। नहीं 38 हो गए सर, महंगाई कम हो नहीं रही। किसान आंदोलन बहुत व्यापक विषय है सर, महीनों से लेकर डिबेट बैठ रही थी, आप एक बार फिर जुड़ जाइएगा, कल फिर कुछ हो जाएगा। महंगाई पर ही रुकिए आप, काफी देर से मल्होत्रा जी इंतजार कर रहे हैं। मुकेश जी, तीसरी दफा आ रही हूँ आपके पास, जो कुछ भी बीजेपी प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं उससे लग रहा है कि काम कर रही है सरकार। एक विपक्ष के राजनीति से ऊपर उठकर सर, राजनीति से ऊपर उठकर बात कीजिएगा कि एक विपक्ष के तौर पर सरकार के इन कामों में आप साथ देंगे क्या? मैं इसमें दो चीजें सिर्फ महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं। जैसे हमारी माननीय अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी मिश्रा कहते हैं इसके लिए सरकार के पास लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज है। जो अब अपने बफर स्टॉक को बना रहे हैं, जो अब अपनी सप्लाई चेन को ठीक कर रहे हैं, दूसरी सारी चीजें जो हमारे बीजेपी के माननीय प्रवक्ता बता रहे थे, आप उसको लॉन्ग टर्म प्लान में लीजिए। एक शॉर्ट टर्म प्लान के लिए सरकार को टैक्सेस को एक बार कम करना पड़ेगा, और दूसरी चाहे वो जीएसटी के रूप में है, चाहे एक्साइज के रूप में है, उनको कम करके इमीडिएट रिलीफ एक बार जनता को देनी ही चाहिए। रुक जाइए, यही रुक जाइए। अच्छा पॉइंट है, जवाब राकेश जी, जवाब तुरंत के तुरंत जवाब। रुक जाइए मल्होत्रा जी, रुकिए, अच्छा पॉइंट है, जवाब राकेश जी। जी, इनकी आवाज साफ नहीं आ रही है नामिका जी, आप कह रहे हैं कि आप जो बात कर रहे हैं वो लंबे समय के लिए बात कर रहे हैं, अभी हालिया फौरी राहत क्या देंगे आप, शॉर्ट टर्म क्या प्लान है? हम तो बीमारी को जड़ से खत्म करने का काम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो फौरी तौर पे राहत है वो अगर कोरोना की स्थिति अब हमारी काबू में आई है तो जल्द ही इसका समाधान होगा, क्योंकि कोरोना के कारण बहुत सारे फंड्स इसके अंदर कंज्यूम हो रहे हैं, और वो जैसे ही इस पे काबू आएगा, जीवन बचेगा, तो बाकी चीजों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि ऑयल सीड टेक्नोलॉजी मिशन 1986 आप सब जवाब दीजिए, सरकार को अभी केवल जवाब देना, आप पूछे जा रहे हैं 1986 क्या? आज फिर कह रही हूँ, 3 दफा कह चुकी हूँ, सपने भविष्य की दिखाते हैं, वर्तमान की करो तो भूत में चले जाते हैं। ये क्या बात हुई सर? नहीं रुक जाइए सर, फिर आपके गड्ढों का जिक्र करने लगेंगे। सुखबीर टावर, नहीं आऊंगी सर, आऊंगी, रुक जाइए, आपकी बारी खत्म हो गई। सुखबीर टावर, हाँ। अनामिका जी, केंद्र सरकार महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा पे पूर्णतः विफल हो चुकी है। हाँ। और हर विफलता का ठीकरा कोरोना पे छोड़ना क्या उचित है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना ये चाहता हूँ, जब कोरोना से पहले जीडीपी 3 के आसपास चली गई थी, उसका जिम्मेदार कौन है? ये उसी का इम्पैक्ट तो आज आ रहा है। जब आखिर कब तक इस देश प्रदेश की नहीं, तब तो ये वी शेप इकोनॉमी की बात कर रहे थे। आप सच्चाई पे आइए, तब ये वी शेप इकोनॉमी की बात कर रहे थे। इस देश को गर्त में डुबोया है। हाँ। आज महंगाई इसलिए बढ़ी है कि आप अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पाए। आप जो सच्ची बात है उस पे आइए, और आप जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से हर चीज महंगी हो गई है, आप सच्चाई स्वीकार कीजिए, और फौरी तौर पर आप कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं, इन बातों को स्वीकार कर रहे हैं। नहीं तंवर साहब, मुझे लगता है वो सच्चाई स्वीकार कर रहे हैं, तभी कह रहे हैं कि 5-6 महीने में हम कम करेंगे। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर से हम थोड़ा सा उबर गए हैं, तो कोशिश हम ठीक तरीके से कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अक्टूबर से तीसरी लहर भी आ सकती है। तो ये 5-6 महीने और कितना वक्त लेगी कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है, मार्केट एक्सपर्ट भी जिस तरह से सरकार के काम को देख रहे हैं, यहाँ पर प्रदीप मिश्रा की सरकार काम कर रही है, रफ्तार धीमी है, लोग परेशान हो रहे हैं। इस रफ्तार पर शालिनी जी, लोग परेशान हो रहे हैं, बात सही है। जैसे बार-बार टीवी गिर रही है और ये हो रहा है, तो उनको मैं ये इन्फॉर्म कर दूं कि जैसे मैं अभी टैक्सेस की बात कर रही थी, डायरेक्ट टैक्सेस की, गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन स्लो डाउन हुआ था, लेकिन इस वक्त इस फिस्कल में उसका कलेक्शन ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो जो इकोनॉमिस्ट का मानना है, वो उनका मानना है कि इकोनॉमी रिकवर करेगी। डबल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आरबीआई ने कम किया है, 9% के करीब बताया है। तो इस वक्त जो है ना, बहुत इफेक्टिवली प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप मार्केट्स को देखेंगे तो वो ऊपर डेफिनेटली जा रहे हैं। तो अनसर्टेनिटी के टाइम्स में लोग अपना पैसा अब आप देख रहे हैं, क्योंकि बैंक्स में भी जिस तरीके से
एफडी के रेट्स वगैरह, इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए, तो लोग निकाल के स्टॉक मार्केट में ज़्यादा डालते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह जो है उसकी कलेक्शन बढ़ रही है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, यानी रिकवरी की तरफ हम जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग रिकवरी हो रही है। इस बार जैसे मैं कह रही हूँ स्टैगर्ड लॉकडाउन हुए हैं, पिछली बार की तरह एकदम ब्लैंकेट लॉकडाउन नहीं हुआ है। आप देखेंगे स्टेट्स को ज्यादा फ्रीडम दी गई है कि आप अपना लॉकडाउन किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र अपना इम्प्लीमेंट कर रहा है जिस तरीके से उसको जरूरत है, कब खोलना है, कितना खोलना है, किस लेवल तक करना है। वही दूसरे स्टेट्स भी आपस में अपने तरीके से सेंटर ने सबको अपना वो एक फ्रीडम दिया है, जिससे कि बिजनेस और जो इकोनॉमी और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं वो चलती रहे। तो रिकवरी की तरफ जरूर है, लेकिन इस वक्त जो स्पेसिफिकली अगर हम एडिबल ऑयल या फूड प्राइसेस की बात कर रहे हैं, तो फूड प्राइसेस के ऊपर फार्मर्स ये जो मूवमेंट हो रहा है इसका भी एक इम्पैक्ट डेफिनेटली है, क्योंकि हमने काफी टाइम से देखा है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को आर्टिफिशियली उसके प्राइस डिप्रेस्ड रखे गए हैं, इसीलिए आज वो फार्मर्स वहां बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन 7 या 8वां महीना है किसान आंदोलन को, और माफ कीजिएगा मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, अभी तक तो देखा नहीं था। जैसे ही ये तमाम चीजें हुई और महंगाई आगे बढ़ने लगी, तेल की कीमतों में हम 1 जून से लेकर अभी तक जितना इजाफा देख रहे हैं, उसके बाद ही खाद्य पदार्थों की कीमतें भी बढ़ी हैं। शालिनी जी लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये भी इस पजल का एक पीस है जिसे हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक अगर आप देखें कि एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स जो हैं वो सब यही कहते हैं और आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसका जो कॉस्ट है, जितना कंज्यूमर को मिलता था और जितना जो हमारे फार्मर्स हैं वो जितना उगाते हैं उनको उसकी कमाई भी नहीं होती है। तो कहीं पे ये एक रैशनलाइजेशन है, लेकिन ये पैसा किसके पास जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये फिर से मिडिलमैन के पास जा रहा है या ये फार्मर्स की किटी में पहुंच रहा है? क्योंकि रूरल इन्फ्लेशन यानी ग्रामीण इलाकों में जो महंगाई बढ़ी है वो शहरी इलाकों से ज्यादा बढ़ी है। ठीक है प्रदीप जी, 2 पॉइंट्स लेकर आई हूँ। ये पैसा किसके पास जा रहा है, इसका कोई जवाब आप देख पा रहे हैं क्या? दूसरा, जिस रिकवरी रेट की बात कर रही हैं इकोनॉमी को लेकर शालिनी जी, उसको आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट को बिल्कुल ठीक बात है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे इस पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन है वो कहीं हद तक जब मौके की बात आती है तो मिडलमैन के भी पास जाता है और वो कई बार मौके को इनकैश भी करते हैं। तो गवर्नमेंट को यहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। गवर्नमेंट को वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोड्यूस है उसको डायरेक्ट कंज्यूमर तक लाने के लिए जो मिडलमैन बीच में है, गवर्नमेंट उस पर भी काफी काम किया है। लेकिन वहां पे मिडलमैन को अगर ज्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं तो उसको कैप लगाना, अगर गवर्नमेंट इस पे काम कर पाती है तो मेरे को लगता है ये एक माध्यम हो सकता है प्राइस को कंट्रोल करने का। दूसरा, सप्लाई चेन जो डिस्टर्ब हुई है, जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव अगर अभी गवर्नमेंट फुल स्विंग पे कर रही है, उसे थोड़ा और फास्ट किया जाए। वैक्सीनेशन ड्राइव जितना होगा उतना सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन है वो खत्म होगी, एक स्मूथ प्रोडक्शन होगी और डिमांड और सप्लाई मैच करेगी, क्योंकि अभी डिमांड है और सप्लाई कम है, तो उसको भी मैच करना जरूरी है। तो इन चीजों को अगर गवर्नमेंट वर्क करती है इनके ऊपर तो मुझे लगता है थोड़ी चीजें कंट्रोल हो सकती हैं। राकेश जी, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, मनमाने कीमतों पे कैपिंग को लेकर आप लोगों ने कुछ किया या नहीं किया? किया तो क्या किया जिसका रिजल्ट नहीं है, नहीं किया तो क्यों नहीं किया? शालिनी जी। हाँ, मैं प्रदीप जी जो बोल रही थी इसमें एक पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि अभी अगर आप देखें कि गवर्नमेंट ने जो भी फार्मर्स लॉ जो बनाए थे उसमें एसेंशियल सर्विसेज एक्ट में एक प्रोविजन किया था कि जिससे ये कह रहे थे कि कितनी भी होर्डिंग जो है कि वो ओपन कर दी जाएगी, अलाउड नहीं होगी। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने पल्सेस के ऊपर फिर कैप किया, दालों के ऊपर फिर से कैप किया, क्योंकि यही चीजें हैं जिनका प्राइस राइज होता है। तो अगर आप देखें बड़ी एक इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है कि गवर्नमेंट्स कुछ पॉलिसी लेके आती हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ, हालात के साथ गवर्नमेंट भी फ्लेक्सिबिलिटी अपने पॉलिसीज में या अपने जिस तरह के इम्प्लीमेंटेशन है उनका वो लेके आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट्स इतने इंसेंसिटिव है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस गवर्नमेंट को पता है कि वो महंगाई के ही एक मुद्दे को लेके देखिए, सीधी सी बात है मैम, जो लोग उस साइड हमें देख रहे हैं, हमारे जितने दर्शक है, हमारी जो आवाम है, इन आंकड़ों को वो नहीं समझती। उसको सस्ते दर पे पेट्रोल चाहिए। काफी लोगों का पलायन हुआ है कोरोना में, कईयों की नौकरी चली गई, लोग कम सैलरी पे काम कर रहे हैं। ये आंकड़े वो नहीं समझते, उनको बताना पड़ेगा। इतना ही समझाने में अगर सरकार सफल होती तो किसान बॉर्डर पे नहीं बैठे होते और 600 के आसपास हमने अन्नदाताओं को नहीं खो दिया होता। कैसे उनको बताया जाए, कैसे डील किया जाए,
आवाम के साथ कि महंगाई को लेकर सरकार क्या काम कर रही है। अगर आपको कुछ मुसीबतें आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये कितने टाइम तक फेस करना पड़ेगा, ये कौन बताएगा? क्या ये टीवी डिबेट पर ही जवाब देंगे या लोगों के बीच में भी जाकर बातें रखनी चाहिए? मुद्दा ये है। देखिए अनामिका जी, यहाँ पे एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के हैसियत से अगर मैं कहूँ तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे इनके खुद के स्पोक्स पर्सन का सबसे बड़ा रोल होता है। बिल्कुल, कि आपके स्पोक्स पर्सन इकोनॉमिक पॉलिसीज को या गवर्नमेंट की पॉलिसीज को या पूरे हालात को कितना समझते हैं और कितने बखूबी लोगों को कन्वे कर पा रहे हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में या किसी भी इवेंट पे देखिए ये हालात आते हैं, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, बहुत एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमीज, इंटरनेशनल सिचुएशंस जिस तरीके से चेंज होती हैं, नेशनल सिचुएशंस को जितना इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि आजकल मार्केट्स बहुत इंटरकनेक्टेड हैं। तो जिस तरीके से ये चीज़ें होती हैं तो उसमें ये गवर्नमेंट्स का ऊपर नीचे जाना, आप किसी भी चीज़ को 100% कितना भी कोशिश कर लें कंट्रोल नहीं कर सकते। और कई बार हालात की वजह से गवर्नमेंट्स ऊपर नीचे जाती है। आप ये कह रही हैं क्या कि तेल बिगाड़ेगा खेल? बिगाड़ सकता है। ठीक है राकेश जी। जी अनामिका जी, एक चीज देखिए, 2013-14 में जब देश की आर्थिक ग्रोथ 4.7% के आसपास थी, पिछले सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको 7% लाने में और इसी तरह से ब्याज दरों को भी 8 से 12% के जगह 6% लाने में सफलता प्राप्त की और करंट अकाउंट डेफिसिट भी काफी कम हुआ है। फॉरेक्स रिजर्व भी पहली बार $400 बिलियन के पार हुआ है। एफडीआई इनफ्लो भी रिकॉर्ड उछाल आया है। लेकिन क्योंकि परिस्थितियां असामान्य है तो हमें सरकार का फोकस लोगों के जीवन के प्रति ज्यादा ध्यान करने के लिए वहां पे खर्च करना पड़ रहा है और जल्द ही इस महंगाई का भी, मैं आपको एक अकेले हम इस तरह से बात करें कि भाई किस तरह हरियाणा सरकार ने भी जो ऑयल प्राइसेस हैं उसके लिए मिनिमम टैक्सिंग, जो राजस्थान और पंजाब की सरकार है जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहां पर तो 40-40%। रुकिए राकेश जी, रुकिए। मैं समझ रही हूँ सर कि परिस्थितियां असामान्य हैं, लोगों को के जीवन को बचाने के लिए फ्री वैक्सीन दे रहे हैं आप, लेकिन खर्च तो हो ही रहा है। मैं इसे भी समझ रही हूँ, आपको खर्च करना पड़ रहा है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपके पास फंड नहीं थे क्या? नहीं, आपके पास डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं था क्या? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये कोरोना अभी लंबे वक्त तक चलेगा। अभी इसका डेल्टा प्लस आया है, इधर हरियाणा में ही इसका बुआइन आ गया। डेल्टा प्लस के बाद ये अभी एक लंबे टाइम तक चलने वाला है। आप 5-6 महीने बस ऐसे ही कह रहे हैं कि लोग चुप हो जाए, कम से कम 5-6 महीने तक विपक्ष अपनी बात करता रहे, कोई फायदा ना मिले, इसलिए कह रहे हैं सर? अनामिका जी, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि हमें असलियत का जो सही बात है उसका ध्यान भी रहना चाहिए और जब हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बात रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में भी आएगी। जो आप एक चीज देखिए कि जो अपना एडिबल ऑयल प्राइसेस हैं, चाहे वो सूरजमुखी की बात हो, चाहे पाम ऑयल की, चाहे सोयाबीन की बात हो, तो ये सारे मूंगफली की बात हो, तो ये सारा का सारा इसमें से 60 से 65% इम्पोर्ट होता है। और दूसरे देशों में भी कोरोना के कारण ही मैं आपको कहूंगा कि उनकी परिस्थितियां बिगड़ी हैं, वहां पे लेबर क्राइसिस हुआ है, उन लोगों ने अपनी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, उसका असर भारत के ऊपर भी आ रहा है। और हमारी कंजम्पशन जो 93 में 300 मिलीलीटर की एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति की कंजम्पशन थी पर मंथ में, वो कंजम्पशन भी बढ़ गया, कम से कम भी 1.5 किलो के आसपास जो ना पर मंथ हो गई है प्रति व्यक्ति, तो कंजम्पशन बढ़ी है। इसमें ये नहीं हम कह सकते कि पैदावार हमारी कम हुई है, बहुत ज्यादा कम है। हालांकि हमारा उत्पादन आधा है पर जरूरत और भी ज्यादा है। जब इसमें डाइवर्सिफाई करने की बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो इतना बड़ा बवाल जो ये लोगों ने किसानों के आगे करके उठाया है, इन्होंने जो ये महंगाई के कंधे पे बंदूक रख के किसान आंदोलन पर मत चलाइए। मैं नहीं जाऊंगी, मैं इस डिबेट को डिरेल होने ही नहीं दूंगी। सर एक सेकेंड, मेरा क्या सवाल था? सरल सा सवाल था। ठीक है, आपकी मजबूरियां हम समझ रहे हैं, आवाम की मजबूरियां कौन समझेगा सर? कब तक आप उनसे टैक्स लेके सब्सिडी के नाम पर उनको दे देंगे इस महामारी में? नहीं है मेरे जेब में पैसे, नहीं दे सकती मैं आपको टैक्स, फिर क्या करेंगे आप? नहीं देंगे मुझे वैक्सीन? देखिए बिल्कुल ये सवाल आप जो कह रही हैं, और हरियाणा पूरे भारत के अंदर सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का जो एक नारा दे करके, अब नहीं है ना पैसे सर, सुनिए मेरी बात, अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आवाम हूँ,
मैं नहीं दे सकती आपको पैसे, आप मुझे सब्सिडी नहीं देंगे, आप मुझे रोटी नहीं खाने देंगे, बिल्कुल देंगे। कैसे देंगे, कब देंगे, वही तो सवाल है। वो सब काम कर रहे हैं। कॉमन मैन कंगाल हो गया सर। वेजिटेबल ऑयल की अभी आप देख रहे हैं कि हम जो दूसरे देशों के अंदर जहां से हम इंपोर्ट करते हैं, उन देशों के अंदर भी जो बायोफ्यूल बनाने की, इथेनॉल ब्लेंडिंग की जो बात करी हुई है, वो डीजल के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, तो उससे भी वहां पे उसके प्राइस में हाइक हुई है। कारण तो हमें सारे ही जानने पड़ेंगे। सर वेजिटेबल ऑयल जैसे कि भारत में बनते ही नहीं है, क्या बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं। ये अंग्रेजी शब्द बोलने में अच्छे लगते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स, इम्पोर्ट ड्यूटी, सब्जियां तक नहीं सस्ती दरों पे मिल रही है सर। अब कृषि कानूनों को हम लागू कर पाएंगे, इसके लिए बार बार ये किसानों का धंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, हम इसको अच्छा इस रास्ते से आ रहे हैं आप, फिर नहीं कर सकते। इस रास्ते से आ रहे हैं क्या आप? फिर अब विपक्ष पूछ देगा कि फिर किसान आंदोलन के लिए महंगाई बढ़ाई है क्या आपने? आप तो बटेर पे बटेर दिए जा रहे हैं उनके हाथ में। अच्छा बिल्कुल नहीं, देखिए कोरोना की परिस्थिति है, ये लोग आप ही तो बोल रहे हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का देश के नागरिकों के लिए काम। ठीक है, 20 सेकंड सबके पास फाइनल कमेंट के लिए। सुखबीर तंवर 20 सेकंड अपनी बारी में ही बोले। सुखबीर तंवर 20 सेकंड। अनामिका जी, जिस प्रकार से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को निरस्त करके जमाखोरी को बढ़ा के महंगाई बढ़ाने का प्रयास है, वो देश और विदेश ने देखा है। इसमें वित्त प्रबंधन में ठीक है, मुकेश मल्होत्रा 20 सेकंड हो गया सर, हो गया। सरकार महंगाई सर प्लीज कुछ भी लेना देना नहीं है सरकार का प्रश्न है। फेडर गिरा दीजिए 20 सेकंड के बाद। मुकेश मल्होत्रा, इस समय लोगों की सर्वाइवल का प्रश्न है। हम किस प्रकार से उनकी आय को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से जो उनकी जॉब छूट गई हैं उनको बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार उनकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हैं। मुद्दे तो ये समय चाहिए, उधर से प्राइसेस को कम करना है। आप इन दोनों मुद्दों पे तो सरकार कुछ कर नहीं रही। प्राइसेस को कम करना है और लोगों की सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना है, उनकी जॉब करना है, ताकि वो अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी को चला सकें। प्रदीप जी 20 सेकंड के स्टॉक की बात हो गया सर, हो गया हो गया, लंबी बात है। बस सर बस प्रदीप जी। जमाखोरी के ऊपर रोक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसको किसी तरह कंट्रोल करना, और अगेन वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत फास्ट करने की जरूरत है। अभी पूरी तरह गांव-गांव तक अभी भी ये आराम से नहीं मिल पा रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट पे कंट्रोल नहीं कर सकती गवर्नमेंट अभी। तो गवर्नमेंट को खुद ही जो स्टेप्स उठाने हैं गवर्नमेंट उसी पे उठाए, और पॉलिसीज के ऊपर फोकस करे कि किस तरह एक आम आदमी की आय बढ़े, जिसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी और लोन फैसिलिटी भी दे रही है, और गवर्नमेंट उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बैंक एजेंट्स पैसे लेकर वो सब्सिडी आगे पास ऑन करते हैं, तो उस पर कहीं स्टेप्स और पॉलिसी पर 20 सेकंड डॉक्टर राकेश, सरकार के कदम और पॉलिसी 20 सेकंड। जी देखिए हमारी जान है, जान भी चाहिए और जहान भी चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये नारा हमें दिया, और हम लोगों की जान सस्ता तेल भी चाहिए, सस्ती सब्जियां चाहिए, सस्ता खाना चाहिए, बिल्कुल सारी चीजों की आवश्यकता है। वो हम पूरा करने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास कर रहे से ज्यादा इस 1 घंटे के डिबेट में और कुछ निकला नहीं आपके मुखारबिन से। शालिनी जी खत्म कीजिए। अनामिका जी, क्या पॉलिसी इनिशिएटिव्स हो सकता है, उसके ऊपर काफी बार अपनी अपनी ओपिनियंस लोगों ने रखी, लेकिन मैं जो ये ट्रेंड देखती हूँ, तो जो आज हमारी इकोनॉमी का हाल है, या हम जहाँ ये खड़े हैं आज, इसमें अगर हम देखें तो सरकार की कई विफलताएं हैं, कई गलत फैसले, और ईमानदारी से मान लेना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आने के बाद ये जो आज हम सिनेरियो देख रहे हैं, उसकी शुरुआत डीमोनेटाइजेशन जैसे फैसले से। ठीक है मैम, जल्दी। हमने इकोनॉमीज को अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमी को रोका है उसके बाद ये पैंडेमिक वाला सिनेरियो हुआ, उसके बाद हमने गवर्नमेंट का फोकस देखा है कि कॉफर्स इलेक्शंस के ऊपर खर्च किए गए हैं, बहुत ज्यादा खर्चे हुए हैं, और गवर्नमेंट का संभाव मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट जो इलेक्टोरल पॉलिसी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जो जरूरतें हैं वर्सेस गवर्नेंस, उसको ठीक से बैलेंस नहीं कर पाई। चले इसे स्वीकार जरूर करें, और कल फिर हम बैठेंगे। कोई ठीक नहीं है सुबह 6 बजे आप फिर से तेल के दाम बढ़ जाएं तो 8 बजे हमारा प्रोड्यूसर इसी मुद्दे पर हमें बिठा दे। तब मैं पूछती हूँ डॉक्टर राकेश की आज गंभीरता से विचार किया क्या आप लोगों ने कि तेल की धार को कैसे कम करें, और जनता को बताएं कि अच्छे दिन कब आएंगे। बहुत शुक्रिया आप सबों का पैनल में शामिल होने के लिए और इस तमाम डिबेट के लिए। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।